की। लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में जो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, रिलेशनशिप थी 27 सितंबर एंड ऑल दैट, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? उसको कैसे आप देखेंगे? जो आफरीदी साहब से, सुहेल आफरीदी साहब से लोग तवक्को करते थे कि इमरान की रिहाई के लिए वो अगस्त में एक धरना देंगे, एक जुलूस की रैली निकालेंगे, और फिर उन्होंने अचानक उसका ऐलान कर दिया 27 सितंबर का। उसको आप कैसे देखते हैं इस स्टेज पे? आप देखिए, इस स्टेज पे अब उसका एनालिसिस करना इस सिचुएशन के साथ मिला के बहुत मुश्किल हो गया है। टू बी ऑनेस्ट, आई नीड टू थिंक थ्रू। ये तो है ना कि डॉक्टर साहब उनको 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 कहा गया होगा कि आप इसको डेफर कर दें, हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने वाले हैं। वो तो जाहिर है, जब ये अगर इमरान खान साहब जेल से हॉस्पिटल मूव हो जाते और वो अभी हॉस्पिटल में होते इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और वो अगले 10 दिन भी हॉस्पिटल होते, तो फिर तो कॉमन सेंस है, फिर 27 तारीख का धरना क्या होना था, वो इसी पर्पस के लिए तो हो रहा था, तो वो तो उसी टाइम पोस्टपोन हो गया। अब इमरान खान साहब जेल में वापस चले गए, तो अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है। मेरा एनालिसिस वही है कि उसमें मैं ये नहीं कि किसी को कह रहा हूं कि किसी ने गद्दारी की है, दोस्त बहुत गुस्सा कर लेते हैं, वापस गिरबान को हाथ डालते हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि जब हमारे मिलिट्री जनरल्स इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं कश्मीर के अंदर, जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी शरीफ खानदान के साथ और जरदारी साहब के साथ उनका चल रहा है, ये टाइम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्ट्राइक करने के लिए, अपने लिए कुछ स्पेस लेने के लिए, और इस टाइम उन्हें ये स्ट्राइक करनी चाहिए थी। 27 तारीख दे देना मतलब पूरे 2 महीने, तकरीबन एक हफ्ता काम, पूरे 2 महीने 53 दिन 54 दिन दे देना, ये एक किस्म का, मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूं, ये जनरल्स को बेल आउट किया गया, ये उनकी चॉइस की डेट दी गई, ये उनकी रिक्वेस्ट पे किया गया ना। दूसरी तरफ से उन्होंने ये कहा होगा कि आप हमें वक्त दें, हम डिलीवर करेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आखिरकार उन्होंने दूसरा ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, उन्होंने इसे एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जब आपने 53 दिन की डेट दे दी, तो हमारे जैसे पागल जो इनको पढ़ जाते थे, या पढ़ने वाली चीज को क्या कहते हैं, वो आपको पता है जानवर का नाम होगा, वही नाम ये हमारा लेते होंगे कि यार ये इस तरह से पढ़ जाता है हमें। तो बहरहाल जो हमारे जैसे बेवकूफ इनको पढ़ जाते थे, एक तो उनके पास कोई आर्गूमेंट एक किस्म का नहीं रहा, 53 दिन की डेट दे दी। दूसरी तरफ जरदारी और नवाज शरीफ के लिए भी इंप्लीकेशंस खड़ी कर दी कि अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो लब्बैक वाले भी हमारे पास ही हैं, अभी वो भी किसी टाइम बाहर आ सकते हैं जिन बोतल से। जमात इस्लामी का धरना इस वक्त पूरे अपने अज़्म वकार के साथ पेट्रोल की कीमतें कम कराने के लिए अरूज पर वो लाहौर के अंदर बिठा दिया। अच्छा, मजे की बात देखिए, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने गवर्नर हाउसेस के सामने धरना दिया, हालांकि गवर्नर का पेट्रोल की कीमतों के साथ कोई लेना देना नहीं। लाहौर में उन्होंने चीफ मिनिस्टर के, हालांकि आपको पता है कि माई लव फॉर माई बाजी मरियम, वो सबको पता है कितना है, उसके बावजूद मैं कहूंगा कि मरियम बेचारी का पेट्रोल की कीमतों के साथ क्या लेना देना है। जमात इस्लामी ने उनके दफ्तर के सामने धरना दिया, जहां देना चाहिए वहां धरना उन्होंने आकर नहीं दिया, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि पूरी शोबेबाजी है। तो एक तरफ जमात इस्लामी धरना तो देना था पिंडी में, हाँ, एक तरफ वो लॉन्च कर दिया। किसान भी आजकल बड़े तत्ते फिर रहे हैं, किसानों के अंदर एक ऐसा ग्रुप जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, वो भी तत्ते बयान दे रहा है। आप सनतकारों को देख रहे हैं, वो भी तत्ते बयान दे रहे हैं, और बीच में पीटीआई ने भी 53 दिन का जो है वो दे दिया। जब तो जरदारी और नवाज के लिए, स्पेशली जरदारी के लिए, मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ फिर भी शायद ये कड़वा घूंट किसी तरह से पी जाएं, लेकिन स्पेशली जरदारी के लिए ये नो गो एरिया है। वो कराची को देने पर किसी सूरत आमादा नजर नहीं आते, अनलेस कि उनको और उनके बेटे को उठा के उस तरह की जेल में डाला जाए जिसमें इमरान खान को डाला गया। तो फिर मैं आपको, अभी मैं किसी की तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा किया गया तो जरदारी साहब को मुझे नहीं पता वो निकाल लेंगे कि नहीं, बिलावल साहब कह देंगे कि ना मैंने सियासत करनी है आइंदा और मुझे ना कराची से लेना। अच्छा, मुझे एक दो सवाल पूछते थे, आपका क्या ख्याल है कि क्या नए सूबे बना पाएंगे जनरल आसिम मुनीर साहब? देखिए, करने को तो वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पिज़ादा इन डॉक्टर शहबाज गिल इन यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि आप सुन चुके होंगे, शायद आप में से कुछ लोग ना सुन चुके हों, कि चंद घंटे पहले पाकिस्तान में जो ड्रामा हुआ, पाकिस्तान में वैसे तो ड्रामे होते ही रहते हैं, लेकिन जो ड्रामा अभी हुआ है गुज़श्ता 6-7-8 घंटों में, वो भी अपनी नौयत का एक अजीबो गरीब किस्म का ड्रामा था कि रात को आधी रात के बाद इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को अडयाला जेल से निकाला गया। तमाम दुनिया के अखबार ने, पाकिस्तान के अखबार, टेलीविजन चैनल, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया, बरतानिया के अखबार, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, सारे CNN वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। अब ये बात लोगों ने ठीक तरह से एब्जॉर्ब की ही नहीं थी कि दूसरी खबर आई कि उनको शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया ही नहीं गया, शायद उनको पिम्स हॉस्पिटल लगाया गया, शायद उनको वहां से इंजेक्शन के बाद निकाल दिया गया। फिर स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि नहीं, ये कहानी तो रात के 12 बजे शुरू हुई है, अब तो सुबह के 6 बजने लगे हैं, 5-6 घंटे में हुआ क्या? फिर उसकी सेकंड थ्योरीज आ रही हैं कि उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की गई, ये डील उनसे की ही नहीं गई थी। उनको पता चला कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने, समार कमरारा साहब ने, उनकी पार्टी ने कोई अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री को दी थी। जब खान साहब को पता चला, वो जाहिर है उस पर उन्होंने रिएक्शन किया और उन्होंने कहा कि मुझे वापस मेरे सेल में अडयाला जेल में भेज दिया गया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में हमेशा ही ड्रामे होते हैं, पाकिस्तान में ड्रामाबाजी बहुत होती है, लेकिन पाकिस्तान की ड्रामेबाजी के अंदर भी ये एक नई ही किस्म का ड्रामा हुआ है। इसीलिए मैंने इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल को जहमत दी है, उनको उठाया मैंने। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपको क्या समझ आ रही है, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित, आपकी और मेरी पोजीशन में फर्क यह है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, नॉर्मली तो मैं लेता हूं और बुरा भी बनता हूं, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिससे बाद में पार्टी में ये तासर जाए कि मैं जानबूझ के इस वक्त किसी को निशाना बना रहा हूं। बगैर मैं अपना तजिया आपके सामने रख देता हूं। मेरा तजिया इसमें यह है कि इमरान खान साहब को लाया गया, ये तो अब हम सबको पता है कि उन्हें लाया गया। मेरे ख्याल में शायद उन्हें शिफा इंटरनेशनल भी लाया गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कहा तो यही जा रहा है कि उन्हें पिम्स लाया गया, कल तो हमें यही पता चला रात को सभी को। हाँ, एक वर्जन ये है ना कि 2 कॉन्वॉय निकले, एक गाड़ी में इसे कहते हैं थे सुल्तान साहब निकली और वो पिम्स चले गए इमरान खान साहब के साथ, और दूसरी में फैसल सुल्तान साहब। हाँ, फैसल सुल्तान और उस्मान, 2 डिफरेंट गाड़ियां निकली।
जी, तो मेरा मुझे ये लगता है कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इमरान खान साहब को भी शिफा इंटरनेशनल लाया गया होगा और उनके टेस्ट वेस्ट भी किए गए होंगे। अब देखिए, अगर उनको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो बहुत वाज़ेह है। वो ऑर्डर बिल्कुल वाटर टाइट है, वो कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल में 2 दिन में शिफ्ट करें और उनका जो आप इलाज कराएँ, वो हमें रिपोर्ट्स जमा करवाएँ कि शिफा इंटरनेशनल में इलाज क्या हुआ। फिर जो शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाने का खर्च होगा, वो इमरान खान की फैमिली बर्दाश्त करेगी। तो और ये 16 सितंबर को अगली तारीख डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन बहुत वाज़ेह है कि वो आएँगे, हॉस्पिटल रहेंगे, वहाँ प्राइवेट रूम होगा जिसके अखराजात होंगे, जो फैमिली बर्दाश्त करेगी और उसकी रिपोर्ट्स और उसका ट्रीटमेंट और सब कुछ जो है वो अदालत को जमा करवाना पड़ेगा और एक बोर्ड बनेगा जो उनको ट्रीट करेगा। अब यहाँ पर अपोजिट हो रहा है कि उन्हें लाया गया, कोई कह रहा है इंजेक्शन दिलवाया गया, कोई कह रहा है सिर्फ टेस्ट करवाए गए, कोई कह रहा है टेस्ट करवाने की कोशिश की गई लेकिन टेस्ट नहीं हुए। इन सारी चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा करके देखता हूँ तो मुझे लगता ये है, क्विकली आपको कह देता हूँ कि जैसे अमेरिका बहादुर के साथ हमारी जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, वो हमेशा बहुत ही करीब रहते हैं और ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अमेरिका की मर्ज़ी मंशा के खिलाफ जाएँगे। लेकिन फिर कई दफ़ा आप देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से हर 5-10 साल के बाद नाराज़ हो जाता है और पाकिस्तान को कहता है पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा था, डबल गेम खेल रहा था। तो अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनकी जायदादें, इनका सब कुछ। तो अमेरिका कैसे नाराज़ होता है? अमेरिका ऐसे नाराज़ होता है कि जब ये लोग अमेरिका से वादे करते रहते हैं, डिलीवर करते रहते हैं, फिर आखिरकार अमेरिका इनसे कुछ ऐसा माँग लेता है, जिससे इनको लगता है कि इनकी जो अंडे देने वाली मुर्गी है वो ज़िबा होने लगी है। तो ये अमेरिका को डिनाई कर देते हैं। तो पाकिस्तानी जनरल्स ना चाहते हुए भी मेमोला जो है वो शाहबाज से जा लड़ता है, जो भी यहाँ पर आपने कहना है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत-ए-हाल जरदारी साहब के साथ हुई है। जरदारी साहब के साथ सूरत-ए-हाल ये हुई है कि आम के अंदर गुठली होती है। अगर आप नई सूबों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये सारा का सारा झगड़ा पैदा कैसे हुआ है, ये सारा ड्रामा की ओरिजिन क्या है? आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है ये सब कुछ होने की। तो आम में से अगर आप किसी को गुठली निकाल के दे दें, या चेरी के अंदर से जो उसकी गुठली होती है वो किसी को दे दें और चेरी ऊपर से खा जाए, तो वो तो नहीं मानेगा, परिंदा भी नहीं मानेगा जिसको चेरी खाने का शौक होगा। अब कराची जो है वो पोर्ट सिटी भी है, बिजनेस हब भी है, सारा टैक्स वहां से कलेक्ट होता है, सारा माल पानी वहां पर है। वोट वहां पर पीपल्स पार्टी का नहीं है, इसे अनफॉर्चुनेट कहें या फॉर्चुनेट कहें। वहां उर्दू स्पीकिंग है बहुत बड़ी तादाद में, वो पहले एमक्यूएम को वोट करते रहे और उससे भी पहले वो जमात इस्लामी को वोट करते रहे या उसी वक्त जमात इस्लामी को वोट करते रहे। फिर अब वो लार्जली इमरान खान को वोट करते हैं। कुछ ना कुछ अभी भी एमक्यूएम या जमात इस्लामी के पास वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं। तो अगर ये आप ये बैकग्राउंड समझा रहे हैं कि इमरान खान के साथ समझौता करने की इनको जरूरत अभी अगर आप मुझे 2 मिनट दे देंगे तो मेरे ख्याल में अगर कराची अलग हो जाता है सिंध से, मीन अंदरूनी सिंध का अलग सूबा होता है, कराची अलग, तो जरदारी साहब की जो अगली आने वाली नस्लें हैं उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। माल पानी का अरेंजमेंट भी और ओवरऑल वैसे भी सस्टेन करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जरदारी साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ना चाहते हुए हर 5-10 साल बाद अमेरिका से नाराज हो जाते हैं, अमेरिका हमसे नाराज हो जाता है, हम उन्हें इनकार कर देते हैं। जरदारी साहब ने भी आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जनरल्स को कहा है कि जो कराची है वो ओवर माय डेड बॉडी, वो हम आपको नहीं दे सकते, आपने बाकी जो हमारे साथ करना है कर लें। अब जब ये डेडलॉक पैदा हो गया तो जाहिर है नून लीग भी बड़े शातिर, आपको पता है कि वो भी सियासी खेल तो नवाज शरीफ बहुत शातिर खेलते हैं। वो जरदारी को उन्होंने कहीं से आंख मारी होगी कि यार ये वाला वजन तुम उठा जाओ, हम तो नहीं उठा सकते, हम तो बिल्कुल ही तबाह हुए हैं। देखिए, ये मुझे और आपको मानना पड़ेगा, तो आई तो सारी इस टाइम की रजीम 47 पे है, लेकिन फिर भी अंदरूनी सिंध में से पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ वोट मिला होगा। ये तो बेचारे बिल्कुल ही नून लीग वाले बिल्कुल ही फारिग हैं, तो इन्होंने उन्हें कहा होगा कि सूबों पे आप इनको तो जैसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनको 17 सीटें भी नहीं मिली हुई। एक्चुअली जो 17 सीटें इनको फॉर्म 45 में मिली है ना, उसमें मैंने ये सुना कि इनकी अपनी 7 ही हैं, बाकी इन्होंने पानी डाल के ली थी और फिर फॉर्म 47 वाली जो फिर इनकी 17 सीटों में फौज ने उसको 80-90 कर दिया बाद में। लेकिन इन बेचारों को ये पता है अंदर से कि हमारी असल में सीटें 7 ही हैं। तो अब मसला ये हुआ कि इन्होंने उन्हें कहा कि हम तो लड़ नहीं सकते, आप लड़ जाए, तो जरदारी साहब लड़ गए। अब नून ने आसिम मुनीर और साथियों को कहा, और आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब की जगह पर असल में तो मोहसिन नकवी ही डील करते हैं सब कुछ। इन्होंने उनको कहा कि यार देखिए, हम तो सूबे बनाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी बनाना नहीं चाहती, अब अकेले हमसे वोट लेके तो आप सूबा बना नहीं सकते, तो फायदा कुछ नहीं। तो अब जब पीपल्स पार्टी इक्वेशन से निकल गई तो नए सूबे बनने का काम खराब हो गया। एंड उस वक्त ये मुझे लगता है, मैं अब यहाँ नाम नहीं लूंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी वापस नाम ना लीजिएगा, अपने एनालिसिस में जरूर लें आप, लेकिन मेरे से सवाल पूछते हुए फिलहाल नाम ना लीजिएगा। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी के किसी लोगों में से कुछ की मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई होगी। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगा कि यार हमें इमरान खान से ये रिलीफ लेके दो, सूबों में पीपल्स पार्टी डिपार्चर कर गई है, तो आप आ जाओ, आप पीपल्स पार्टी की जगह फिल करो। आपको जब हम ले आएंगे, भले आपका वोट आप हमें ना भी दीजिएगा, आपको दिखा के पीपल्स पार्टी को डराएंगे, पीपल्स पार्टी भी वापस आ जाएगी और सूबे बन जाएंगे, और आपको इस बदले में हम आपके लीडर को आपको थोड़ी बहुत रिलीफ दे देंगे, बाकी चीजें आगे देखेंगे। तो हमारे जिस भी बंदे को मिले होंगे उसने कहा होगा कि मैं अगर ये बात लेके इमरान खान साहब के पास गया तो वो जूता उतार लेंगे। जूता इसलिए उतार लेंगे कि उनको कैद तनाई पे रखा हुआ है, आंख उनकी बिनाई का, उनके हार्ट का, उनकी जौजा के साथ जो कुछ किया गया, जो सबसे ज्यादा रंज इमरान खान को, सबसे ज्यादा जाती जो उन्हें दुख है, वो जो उनकी जौजा के साथ ट्रीटमेंट किया गया। तो अब इन्होंने कहा कि हम जाके उनसे कैसे बात करें, तो फिर वहां पर, ये मैं इमेजिनेटिव बातें कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी तखयलाती, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी तखयलाती इस्तिलाह है सारी, या मेरा एनालिसिस। ठीक है, वैसे आपका ठीक फिक्र ना करें। तो वहां पर फिर बात हुई होगी कि आप ऐसा करें कि थोड़ा सा रिलीफ दें इमरान खान को, किसी ऐसी सिचुएशन में उन्हें दें कि जब हम जाके कुर्सी पे सामने बैठे तो वो वाकई उठा के कोई चीज ना हमें मार दें। तो उसमें डिसाइड ये हुआ कि वहां से उन्हें निकालते हैं
हैं किसी हॉस्पिटल में किसी अच्छी जगह पे जहां मशीन ठंडी हवा फेंक रही होगी और इमरान खान साहब के करीब कोई फ्रेश जूस भी पड़ा होगा और उनको टेलीविजन भी नजर आ रहा होगा, मोहित पीरजादा को भी सुनेंगे, हो सकता है यूट्यूब की भी एक्सेस मिल जाए, और फिर वहां पर उनसे जब बातचीत की जाएगी तो ठंडी हवा से दोबारा गर्म हवा में जाना खासा मुश्किल होता है। तो वहां उन्हें कहेंगे कि ये सूबे तो हम भी बनाना चाहते थे, वो भी बनाना चाहते हैं, ये हम पहला जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरा इंट्रोड्यूस कराते हैं, बाकी फिर मामला चलते रहेंगे। तो ये हुआ, जिसके जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि यार हाँ ये प्लॉजिबल है, मैं बात करता हूं। उन्होंने जाके अपने बड़े भाई से या बहनोई साहब से बात की, वो मान गए, उन्होंने कहा चल यार ये काम कर लें। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि हमारे जर्नल्स जो हैं वो, अगर हमारे जर्नल्स किसी जमाने में आपको पता है कि हुसैन हक्कानी साहब के बारे में क्या कुछ कहते थे या बाकी और बहुत सारे लोगों के साथ क्या कुछ कहते थे और बाद में उनके साथ काम करते, तो उनके यहाँ कोई असूल प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है। जहां फायदा है, जहां धंधा है, वो जितना भी गंदा है वो करने को तैयार है। तो उन्होंने धंधा किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जो है इमरान खान से जो भी हमारी है वो देखेंगे हम बाद में, आप फिलहाल ये इक्वेशन रन करने की कोशिश करें। मोहसिन नकवी साहब ने जादूगरी की, जादूगरी के अंदर जनाब फिर इमरान खान साहब आपके सामने, ये मेरा तजिया है और उनको कुछ पता नहीं इमरान खान साहब। सो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर दूं, आपको आखिरी जुमला कि जब उन्हें पता चला, ये मेरा ख्याल है, तो उन्होंने फिर जूता तो नहीं उतारा होगा क्योंकि वो इज्जत करने वाले आदमी, उन्होंने कहा कि यार मैं यहाँ पे हूँ, खुश हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे नाम के साथ डील मत लगाओ, मेरा नाम बदनाम मत करो, मैं किसी ऐसी चीज में नहीं आना चाहता। सूबों पे आप लोग समझते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है तो कर दो सपोर्ट, वैसे ही कर दो, मैं जेल में रहूंगा, मैं ऐसे नहीं निकलूंगा, मुझे इस इक्वेशन का हिस्सा नहीं बनाए। तो मेरे ख्याल में वो फिर सारी चीजें वर्कआउट नहीं की। दिस इज व्हाट आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, अब आपको सुन के और अब तक मैंने जितने सारे लोगों को सुना है, सदीक जान साहब को सुना है, मैंने हसनैन रफीक को सुना है, मैंने और बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं सारे, उसको देख के यही लगता है कि इमरान खान के साथियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को अप्रोच किया गया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और उनको ऑफर की गई, जिसका कॉन्टेक्स्ट 28 जैसे कि हमें शक था कि जो 28वीं तरमीम है, नए सूबे बनाने का मसला है, जहां पर एक ऑलरेडी फॉल्ट लाइन है PMLN के साथ, BPP के साथ, वहां ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सपोर्ट हासिल हो। इस पूरे प्लान में कि 5 से 6 घंटे का जो एग्जिट हुआ है, इसमें जब इमरान खान को ये ठीक तरह से पता चला कि असल में मामला क्या है, बिकॉज इससे पहले इमरान खान तक कोई भी मौसर एक्सेस नहीं थी। ये तो एक इस टाइम पीरियड में जब वो वहां से निकले हैं, आप कह लें कि रात के 12 बज के कुछ मिनट पे वहां से निकले और सुबह के 5-6 बजे के करीब ड्रामा जो है खत्म हुआ है, जहां इनका और इमरान खान का इंटरेक्शन, असल हकीकत हमें नहीं पता, ये हो सकता है हमें कुछ दिनों में इसकी ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग तो निकले ना बहरहाल, क्योंकि डॉक्टर साहब उनके साथ थे, फैसल सुल्तान भी थे, उनकी बहन भी वहां पे थी, कुछ जेल के लोग भी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स के लोग भी हैं। तो ये पिक्चर मेरा ख्याल है कि अगले 24-36 घंटों में ज्यादा क्लियर होकर हमारे सामने ये पिक्चर जो है वो आ सके। क्या इनका इमरान खान के अडेला से बाहर निकाल के शिफ्ट करने के साथ क्या कोई ताल्लुक था? क्या ये भी कोई ऐसी चीज थी कि इमरान खान के खौफ से इन्होंने PMLN से करा लिया, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका? आपको क्या लगता है कि क्या ये भी एक तलवार थी इमरान खान की जो शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के सर पे लटका के ये दोनों एक्ट इन्होंने पास करवाए नेशनल असेंबली से? क्या इसका कोई ताल्लुक हो सकता? देखिए एक चीज मैं नतीजे पे पहुंच गया हूं अब जिंदगी में कि हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो जब कुछ करते हैं तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब उसामा वहां मारा जाए, कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता इनकी दुनिया में। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई इनका मुफाद होता है, कोई ना कोई चीज जुड़ी होती है, या नुकसान होता है या मुफाद होता है। नुकसान मीन कि अगर वो बैकफायर कर जाए इन्हें कोई चीज जो इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अकलबंदी की हो तो बैकफायर कर जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इन्होंने वो क्या नाम था हमारे वो जो ये कहते हैं बड़ी खूबसूरत आपने बात की। एक मेजर जनरल साहब ने मुझे एक जमाने में बताया बहुत साल पहले कि जब उन्होंने लैंगले को विजिट किया CIA के हेडक्वार्टर्स को, तो उसके एंट्री के उधर बाहर किसी जगह पे लिखा हुआ है कि नथिंग हैपेंस बाय कोइंसिडेंस। CIA के हेडक्वार्टर में लिखा हुआ क्या, अब हुआ क्या, मसलन वो प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उनके बेटे, मैं मलिक साहब का नाम भूल गया पूरा क्या, तारिक, बहुत आपको पता पढ़ी लिखी शख्सियत है, पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा सर्व किया, पूरी दुनिया में उनका एक मुकाम है, बहुत ही इंटेलिजेंट, और IT की दुनिया में, IT और सिक्योरिटी की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। वो पाकिस्तान आए, उनको किस तरीके से मिस हैंडल किया गया। हालांकि दुनिया भर में वो कंसल्टिंग कर रहे हैं बेचारे, मैं देख रहा हूं कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी इतनी रिस्पेक्ट है, हाथों हाथ उनको लिया जाता। अब वो क्या थे, वो एक मिडिल क्लास आदमी थे, शरीफ आदमी थे, वो वापस गए, उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, कभी उन्होंने अच्छा बुरा ट्वीट भी इनके लिए नहीं किया। इन्होंने वही सलूक आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ भी किया। ये हम सब सिलेबस में से बाहर से आ गए हैं, हम भी मिडिल क्लास, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इनकी टांगों को पड़ गए, ये हमें जो भी जानवर कहें इनकी मर्जी, हम इनके पड़ गए। अब इनकी पतलून में तो सलवट नहीं पड़ती, इनको तो आज तक किसी ने सवाल ही नहीं उठाया था। अब हम इनको ऐसा पड़ गए कि इनको समझ नहीं आ रही कि इनसे जान कैसे छुड़वाएं। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड वो गुमनाम अकाउंट, वो जो सोशल मीडिया के, वो पल्ले कुछ नहीं छोड़ रहे, वो कोई बैंड बजवा देते हैं DG ISPR साहब से, कुछ और करवा देते हैं, रोज वो जो भी AI से बनाते हैं। तीसरी बात जो वोटों के अंदर पाकिस्तानियों ने जो कर दिया, और चौथी बात इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस, सबसे बड़ी बात वो आप कुछ भी कहें, आपकी बहुत सारी एज एनालिस्ट हमारे ऊपर होंगी कि आपने अपनी गवर्नमेंट में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी, उस टाइम आपको सोचना चाहिए था, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वो आप सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में इमरान खान का बदतरीन दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि इमरान खान से ज्यादा दिलेरी से कोई जेल काट सकता। इमरान खान ने, और आज इमरान खान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि असूल असूल है, आज के दिन असूल है। मैं खान साहब को, क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा, तो मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ था, तो हमारी ये तय हुई, खान साहब के साथ मेरा ये तय हुआ कि जहां भी गाड़ी रुकेगी आपने पहले नहीं निकलना, क्योंकि अगर कोई सुसाइड, हमें यही बताया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि सुसाइड बॉम्बर जो होता है वो बहुत समझदार, पढ़ा लिखा, अमूमी नहीं होता, और वो बहुत सोच के नहीं करता कि ये बंदा निकला है, वो उसको
बस वो उसने अपने आप को उड़ाना होता है। तो वो जैसे ही वैसे भी आप उस वक्त सुसाइड बॉम्बर तो बड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में होता है एंग्जाइटी ना। में होता है, जाहिर है। तो हमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब से पहले गाड़ी से कोई और उतरेगा। तो हम्म, हमने ये सेट किया। तो एक दिन गाड़ी से हमारे जो सिक्योरिटी के चीफ होते थे वो पहले गाड़ी से निकलते थे, ताकि गाड़ी पहले जो भी बाहर न्यूट्रल हो जाए। तो मुझे खान साहब एक दिन कहते कि ये ज्यादती नहीं है कि अगर सुसाइड आया हो तो इस बेचारे का क्या कसूर है, इसके तो बच्चे भी छोटे छोटे होंगे, तो ये उड़ जाए तो मुझे निकलने दिया करो, इसमें क्या क्या हर्ज है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको ये ज्यादती लगती है तो फिर मैं तो आप ही में से हूं ना, मैं तो पॉलिटिकल आपका एक आप ये कह लीजिए कुलीग हूं, तो लेट मी गो आउट, आप बैठे रहे। तो मेरे पे तो आपको ये नहीं, मैं तो बेचारा नहीं हूं ना, मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूं, तो नौकरी कर रहा है, मैं तो अपनी मर्जी से वॉलंटियर कर रहा हूं। तो आप मुझे बाहर निकलने दे, आप बैठे रहें, क्योंकि आपकी जरूरत होगी अभी कौम को। ये जो लांजा आपने छेड़ दिया है, अगर आप ऊपर पहुंच गए खुदा ना खास्ता, तो ये लांजा कौन निबेड़ेगा। तो हंसना शुरू हो गए, कहते चले ये ठीक है, उनकी बजाय फिर तुम तो निकलो ना, कम से कम कोई हम में से तो हो। तो फिर जहां भी गाड़ी रुकती थी, पहले जलसे में पहले मैं निकलता था, हाँ, वी टेक फ्यू सेकंड्स, जब इत्मीनान हो जाता था तो उसके बाद वो गाड़ी से निकलते। तो आई हैव सीन हिम, उनकी ही इज स्पीड बोल्ड, मेकिंग, ही इज बोल्ड, ही इज इस बोर्ड प्रिंसिपल। आप उनको बाकी उनकी कह दीजिए कि यार शहबाज गिल ऐसे देखिए कैसा फजूल आदमी था, उन्होंने कैसा डिसीजन किया, इसे अपना चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया, फलां को उन्होंने बुजदार को चीफ मिनिस्टर लगा दिया, फलां कर दिया। आप कोई भी एतराजात कर सकते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी, दिलेरी और जो स्टांस वो लेके जेल में बैठे हुए हैं। वरना आप बताइए कौन इंसान बाकी किसी पे भी ब्लैकमेल ना हो तो अपने बच्चों पर तो ब्लैकमेल होता है, अपने घर की औरतों पर तो ब्लैकमेल होता है, उनकी बहनों पर पानी फेंका गया, कौन कौन सी बदतमीजी नहीं की गई, उनकी बेगम के साथ क्या हशर किया गया। उन्होंने जब जो बंदा उसके ऊपर से भी गुजर गया, बच्चों से बात नहीं करवाई गई, तो उसके बाद इन्होंने उनके साथ क्या कर लेना। मैं सिर्फ लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सब इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप उन्हें चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, वो अपनी जिंदगी बचाएं। आप में से बहुत सारों का ख्याल है कि जान है तो जहान है, मैं भी यही समझता हूं। और वो समझते हैं कि यार किसी भी तरह से आप बेशक मुल्क से बाहर निकलें और फिर बाद में सियासत होती रहेगी। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन इमरान खान ने ये किया, वो उसके बाद ना सियासत करेंगे जिंदगी में कभी, और ना वो जिंदा रहना चाहेंगे। उनके उनसे आप उनकी जिंदगी छीन लेंगे। तो जैसे बहुत सारे आपको पता है कि जंगों में लड़ने वाले जो जरी किस्म के जो सिपा सालार होते थे, हमें तो बगैर घोड़े के ही सिपा सालार दे दिए उन्होंने, हमारे वाले सिपा सालार तो घोड़े पे बैठते नहीं। तो वो जंगों में ही उनकी जिंदगी होती थी, जब उन्हें होते से फारिग कर जंग खत्म हो जाती थी तो उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती। तो खान साहब जो भी फैसला कर रहे हैं उसका हमें एहतराम करना चाहिए। अगर उनका ख्याल है कि मजीद अभी इस काम के ऊपर जस्तजू करनी है तो हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको राउंड अप में आप जरा इसको, अब जरा मैं देखिए। चाहूंगा आप अपना हाँ पॉइंट ऑफ व्यू मैं दीजिए, तो मैंने दिया है। हाँ देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि पीपल्स पार्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकेंडरी लीडरशिप है माइनस इमरान खान, उनके दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की यहां पे कोशिश की गई। उस अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक 28वीं आईनी तरमीम और नए सूबों के साथ था। वहां पर पीएमएलएन के साथ और पीटीआई और पीपीपी के दोनों के साथ मसला है। ज्यादा बड़ा मसला जो है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ है, बिकॉज अगर नए सूबे बनते हैं सिंध से तो उनकी तमाम तर सियासी ताकत और अहमियत जो है वो खत्म हो जाती है। उस फटे और उस कॉन्फ्लिक्ट में ये समझा गया कि अगर इसे कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए, 28th अमेंडमेंट को सपोर्ट करे। इस अंडरस्टैंडिंग पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया कि इमरान खान को 20-25 दिन देने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 16 सितंबर की तारीख डाली कि 16 सितंबर तक वो ठहरेंगे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। पीएमएलएन अलबत्ता ने इसकी बहुत मुखालफत की, वो एक अलग इशू है। इसका मतलब है कि आपको 3-4 इकाइयां आप देखते हैं, एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, एक पीपल्स पार्टी है, एक पीएमएलएन और शरीफ खानदान है, और एक इसे कहते हैं पीटीआई थी, और एक इमरान खान। इमरान खान और पीटीआई भी यहां पर एक नहीं थे। पीटीआई की लीडरशिप ने जरूर सोचा कि हमारी बहुत बड़ी फतह होगी, इमरान खान आ जाए, 20 मिनट हॉस्पिटल 20 दिन हॉस्पिटल में बैठ जाएंगे, उसके बाद मामला तय पा जाएंगे, कोई डिस्कशन होगी। लेकिन जब इमरान खान को यह समझ आई कि ये किस किस्म के मामला और किस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाहते हैं, तो वो इससे पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं जेल के अंदर ही बहुत बेहतर हूं। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे वापस जेल में भेज दें। यही इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अदरवाइज फिर उनको निकालना, फिर सुप्रीम कोर्ट से 16 तारीख के लिए 20 दिन बेसिकली मांगना, क्योंकि वरना तो फिर ना होता ना, वरना तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती कि उनको एक दिन के लिए लाया जाए, 2 दिन के लिए उनका अच्छा सारा ट्रीटमेंट कर लें, सारे टेस्ट कर लें, 48 घंटे के लिए लाइन लें। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन की एक विंडो यहां पे रखी, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। अगर किसी को गलतफहमी होती है, जैसे लोग, ये बहुत से लोग मैं देख रहा हूं मजाक उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं देखें जनरल आसिम मुनीर ने, इमरान खान तो बेचारा बड़ा तैयार होकर आया था कि मैं शिफा हॉस्पिटल में बैठूंगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट 20 दिन ना देती। सुप्रीम कोर्ट के 20 दिन सुप्रीम कोर्ट के 20 दिन नहीं थे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ने 20 दिन दिलाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो 20 दिन क्या, वो 6 घंटों के अंदर ही इमरान खान ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उसे रिफ्यूज किया, और वो यूं वहां से वापस चले गए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, नोइंग फुली वेल कि आसिम मुनीर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनको डिस्कस करते हैं, मेरे से भी कहीं ज्यादा आप डिस्कस करते हैं, आसिम मुनीर को इमरान खान से क्या कुछ चाहिए होगा? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इमरान खान से उनकी कोई इक्वेशन की डील होती है, सियासत में डील करनी ही पड़ती है, एक 28वीं तरमीम है, सूबे हैं, उसके अलावा इमरान खान आसिम मुनीर की किस किस तरह से मदद कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि हम बलोचिस्तान देख रहे हैं, फाटा देख रहे हैं, आजाद कश्मीर देख रहे हैं, फौज से बढ़ती हुई एक मुनाफरत और एक हार्ड फीलिंग देख रहे हैं जो आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे हर तरफ नजर आती है। इमरान खान फौज की कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे दो चीजें मैं पहले तो एक्सप्लेन कर दूं। तो आपने बड़ा उम्दा एनालिसिस किया, जो आपने शुरू में ये रखा कि असल में अब मसला, मैं क्योंकि पीटीआई के बारे में बहुत खुल के बात नहीं कर रहा था, तो वो जो बात आपने की
वो पीस मिसिंग था इस सारी पजल के अंदर, जो आपने वो रख दिया। अच्छा, आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट ब्लेम देम। देखिए, आई डोंट ब्लेम, जिससे मेरा पिछला वीरो देखा, मैं भी चाहता हूं ये सिचुएशन खत्म हो, मैं चाहता हूं ये सिचुएशन खत्म हो, मैं चाहता हूं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कोई रैशनल रास्ता इख्तियार करे। एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान की हाइपोक्सिक ड्राइव है। अगर पाकिस्तान की फौज बहुत ही कमजोर हो जाती है, शराजा देखा जाएगा पूरी की पूरी रियासत का, लेकिन वो इसको समझ ही नहीं पा रहे। मैं आजाद कश्मीर के लोगों की फीलिंग देख रहा हूं, मैं बलूचिस्तान के लोगों की फीलिंग देख रहा हूं, फाटा के हालात देख रहा हूं, नौजवानों का गुस्सा देखिए। राशिद मनहास वाले दिन में लोगों ने क्या कुछ नहीं लिखा उसके हवाले से, तो समझ नहीं आ पाई जी। विच इज वेरी सैड। मैं अभी किसी अमेरिकन लॉयर के साथ बैठा हुआ था और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और यही मैंने उन्हें एग्जांपल दी कि लुक एट व्हाट हैपेंड। ये राशिद मनास, हम बचपन से जैसे आपके कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए जाते हैं उनकी शहादत पे, बल्कि हम सारे छोटे बच्चे आइडलाइज करते रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब वो शहीद हो गए। तो पायलट भी थे, बच्चे पायलट भी बनना चाहते हैं। तो जिस तरीके का, और सबसे पहली तो देखिए कि डीजीआईएसपीआर में उनकी शहादत पर भी कमेंट्स नहीं खोल सके। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों पे ना जाएं। देखिए, लोग अगर चले आके कमेंट करते भी हैं, आप डीजीआईएसपीआर के अंदर का खौफ देखें, अंदर की इनसिक्योरिटी देखें, कि उनको ये पता है कि भाई हम कोई पॉजिटिव बात भी करेंगे, लोग आज हमारी पॉजिटिव बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे सारे आइकन्स, हमारे तमाम हीरो खत्म हो गए। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसमें वो चाहेंगे कि इमरान खान उनकी मदद करे। तो सबसे पहले तो आपने पूछा इमरान खान क्या करेंगे, तो मुझे पता है बड़ी चाइल्डिश स्टेटमेंट देने लगा हूं, लेकिन ये चाइल्डिश नहीं, अगर डीपली आप सोचो तो ये बहुत बड़ी है कि इमरान खान आके कमेंट्स खुलवा देंगे। ये बहुत चाइल्डिश है, लेकिन इसकी रेमिफिकेशन चाइल्डिश नहीं है। इमेजिन एक न्यूक्लियर पावर, 5वीं 6ठी फौज, उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, वो अपने लोगों से इतना डरता है कि उसने अपने ट्विटर के ऊपर कमेंट्स बंद किए हुए हैं कि लोग हमें बुरा भला कहते हैं, और लोग नीचे नोट लगा देते हैं। मतलब उसमें नोट लगा हुआ था कि वो ब्लैक बॉक्स तो मिला नहीं, और उसमें से कोई जिंदा भी नहीं बचा तैयारे में। तो ये आपको कैसे पता चला ना कोई वीडियो ना ऑडियो क्या थी? तो ये आई डोंट बिलीव दिस, क्योंकि वो हमारे शहीद हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। लेकिन अब जो यूथ है वो आपसे सवाल पूछ रही, क्योंकि आपने जो उनसे धोखे किए अभी, उनको अब आपका हर काम ही झूठ लगता है। तो इमरान खान जो है वो मदद इस तरीके से करेंगे कि पंजाबी में एक मसाल है कि जो आपके सर के अंदर लीस होती है, जूं होती है, वो पड़ी हुई आप खुद नहीं निकाल सकते, वो कोई और निकालता है। तो कहने की बात यह है कि जो आपने जख्म लगा दिए हैं, बाल भी आप अपने खुद उतने अच्छे नहीं काटते, कोई और ही काटता है। तो इन्होंने जो हरकतें कर डाली हैं, अब जिस तरीके से 93 के करीब कश्मीर के अंदर लोग मारे हैं, शहीद किए हैं, 93 नंबर वो वहां से दे रहे हैं, जिनके एड्रेसेस और सब कुछ दे रहे हैं। अब इनमें से जी उनके एड्रेसेस, तस्वीरें, वल्दियत, घर, पेशा, सब कुछ बता रहे हैं। अब ये अगर जाएंगे तो यही तो वो बंदूकें, यही तो वो हाथ हैं जिन्होंने उन्हें कत्ल किया है। तो दे नीड सम एल्डर। जैसे लड़ाई भी हो जाए तो कोई बड़ा जाता है, आपकी तरफ से कोई बड़ा जाता है। अब ये अलग बात है कि हमारे वो जो 5 फुट मेरा ख्याल 5 इंच के डीजीआईएसपीआर साहब डाइस के पीछे तू तुम करके, मैं हालांकि उनके बारे में भी उनका सीखा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको भी उनका सीखा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि वो मेरे से पढ़े लिखे भी कम होंगे, उनको दुनियादारी का भी कम पता होगा, लेकिन उर्दू के अंदर वो अलग बात है कि वो 58 को 58 कहते हैं उर्दू में भी। तो भारत जनरल बनते हुए कुछ कम्युनिकेशन भी आप सिखाते हैं कि आपने मोदी का भी जिक्र करना है, तो तू कह के जिक्र नहीं करना, क्योंकि आपकी परवरिश, आपकी अपब्रिंगिंग नजर आती है, उनको भी आपने आप कह के बात करनी, बात जितनी मर्जी सख्त करें। तो वो डाइस पे खड़े होकर इमरान खान तू है क्या, तू है कौन, तू है कौन, तो भाई वो इस तरह की बात करते हैं, उनकी जुबान इस तरह की है। तो उनको सिर्फ मैं ये बता दूं कि ये वही एक ही बंदा आपकी। अच्छा, ये वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, आप तो 2016 में पाकिस्तान वापस आए, 15-16 में। ये डीजीआईएसपीआर जो हैं शरीफ अहमद साहब, ये कभी ऐसा डीजीआईएसपीआर आया कोई नहीं कभी। मतलब मैंने तो बहुत डीजीआईएसपीआर देखे हैं। मतलब डीजीआईएसपीआर की बड़ी मैयर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी, बड़ी एहतियात से वो बात करते थे आर्मी ऑफिसर्स। वो इस तरह से खुल के बात तो कभी करते ही नहीं थे। ये तो एक डिफरेंट ही लेवल में ले गए। इससे पहले खुल के भी चले हम बात कर लें, खुल के बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका एक तर्ज तकल्लम है, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आप बच्चे आपको देख रहे हैं, वो कमीशन लेना चाहते होंगे आर्मी के अंदर। आप जनाब की एक लैंग्वेज है जब आप एक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर खड़े हैं। मतलब मैं अभी नवाज शरीफ साहब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, मैं था भी कह सकता हूं, कुछ भी कहा जा सकता है कहने को, लेकिन आप अपने लिए हाउ पीपल वुड परसीव यू व्हेन यू टॉक लाइक दैट। आप अभी हम आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं, आसिम मुनीर ये चाहते हैं, चाहता है तो नहीं कहते हम, किसने हमें पकड़ रखा है कि हम ये ना कह सके। तो कहने की बात यह है कि ये बलोच भी इमरान खान की बात सुनेंगे, क्यों सुनेंगे, उनको उन्हें पता है ये भी हमारी तरह से मजलूम है, इन्होंने भी जुल्म सहा, इनके लोग शहीद हुए। कश्मीरी भी उनकी बात सुनेंगे। आप खुद कश्मीर से, आप कश्मीरी लीडरान से ये फोन करके पूछ लें कि अगर आपसे मुज़ाकरात इमरान खान करने आए तो आप उनके साथ करेंगे कि नहीं, आप उनका जवाब देख लीजिएगा। सो केपी में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो फड्डा इन्होंने इस वक्त सारा मचाया हुआ है केपी में, या तालिबान की हुकूमत के साथ एंगेज करना है, वहां इमरान खान कर सकेंगे कि नहीं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो जाहिर है एक तरफ शहबाज शरीफ जैसे अर्ली बैठे हुए हैं कि वो इन्हीं के वो जो कुछ ये कहते हैं वो करते हैं, और एक तरफ एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप जब आएगी, वो कोई भी हो। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, बलोच उनका एहतराम करते थे, आपको याद होगा, बलोच उनको एक्सेस करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनकी तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था यार ये भी जख्म खुर्दा है, हमारे जख्मों को समझेंगे और कोई दरमियाना पॉइंट निकालेंगे, कोई मरहम रखेंगे। अब जो कुछ हमने बलोचों के साथ किया और उनको सेपरेटिस्ट बनाया, अब हम कश्मीरियों के साथ भी यही कर रहे हैं। उनके घर से कहते हैं इंडियन करेंसी निकल आई है, भाई इंडियन करेंसी से उन्होंने यहाँ डबल रोटी खरीदनी है, मुजफ्फराबाद के अंदर तो इंडियन करेंसी नहीं चलती। अगर इंडिया ने करेंसी देनी तो पाकिस्तान की देगा ना। अगर मुझे किसी ने अमेरिका में रिश्वत देनी है, फजूल बात है, बिल्कुल फजूल बात। ये वही शीदे हैं, इनको ये आगे चले ही नहीं, ये वही पर हैं, वहीं पर रुक गए हुए हैं 1965 पर, ये पता नहीं कहां। मसला ये है कि ये यहाँ इन्हें इमरान खान की बहुत जरूरत है, ताकि वो इनके कमेंट्स भी खुलवाएं, इनकी जो रेपुटेशन इन्होंने खराब कर ली है वो भी अवाम के अंदर, और ये एक हम दोबारा हीलिंग चाहिए पूरी नेशन को।
आपका अपना बच्चा भी है ना, मतलब आपका अपना बच्चा, वो आपको मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मारना शुरू कर दे, गाली गलौज शुरू कर दे, तो आप सोचते हैं यार ये क्या हुआ है, आप उसको भी साथ लगाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और एक फैमिली के लिए एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। भले किसी ने कुछ गलत किया है, सही किया, इनको समझना चाहिए कि जो उल्लू के पट्टों वाली हरकतें सारी करनी है वो कर ली है। नो स्टॉप इट, किसी जगह पर रुक जाएं। नेशन नीड हीलिंग। मैं उनमें से नहीं हूं, भले आपको मैं बड़ा हॉकिश लगता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए तो फलां को लटका दो, फलां को लटका दो, फलां को। नेशन को फॉरगिव करके आगे चलना पड़ता है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी जरूर होती है, बगैर अकाउंटेबिलिटी के फॉरगिव नहीं किया जा सकता। अरशद शरीफ की मां इंसाफ मांगती हुई दुनिया से चली गई, उनके हिस्से की फॉरगिवनेस मैं या इमरान खान या आप नहीं कर सकते, वो उसी फैमिली ने डिसाइड करना है। उनके मुजरिम सामने आने चाहिए जरूर, लेकिन नेशंस जो हैं वो आगे फॉरगिव करके ही बढ़ती हैं। तो हीलिंग टच चाहिए पूरी कौम को। ये जो चंद जनरल्स ऊपर बैठ के अपने मफादात का सारा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये सारी गेमें खेल रहे हैं, बीच में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब, जो कि एक आपको पता है कि एक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बीच में व्हीलिंग डीलिंग करवाने वाले आदमी है, तो उनके ऊपर पूरी रियासत की अब इक्विलिब्रियम उसके ऊपर बेस करता है कि वो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। तो इससे जो रह गया है पाकिस्तान की रियासत में वो भी खराब हो जाएगा। मैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को एक दफ़ा फिर गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा स्पीड ब्रेकर आगे है, इसको देखकर एक दफा ब्रेक दबाइए, रीसेट कीजिए सिस्टम में, आप अपने आईनी रोल में जाइए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मोहित चलो मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं कि अभी आपने मेरी डिस्कशन देखी डॉक्टर शहबाज गिल के साथ, जिसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये है कि कैसे 6 घंटे के लिए इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया। 2 डिफरेंट कॉन्वॉयज से उनको ले जाया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की तरफ, उनको ले जाया गया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ। आगे क्या क्लियर नहीं है इन दोनों मुकामात के दरमियान में क्या कुछ हुआ, इमरान खान के साथ क्या गुफ्तगू शनीद हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान ने यह फिर फैसला किया कि मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है जो उनकी पार्टी ने नेगोशिएट की थी, और उन्होंने यही प्रेफर किया कि मैं वापस अडयाला जेल में अपने प्रेजेंट सेल में ही मैं चला जाता हूं। अब इसके आगे की क्या सिचुएशन है, इन दरमियान 6 घंटों में क्या बातचीत हुई है, इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें और चंद घंटों में मिल सकेगी, फिर हम आपके सामने लेकर आएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज ऐड कर दूं डॉक्टर साहब कि मुझे अभी मेरे एक बड़े ही बाएतमाद दोस्त सहाफी जो उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब को कोई नमूनिया का इंजेक्शन दिया। अब जितने मुंह इतनी बातें, मुझे नहीं पता कि बात दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन एक बड़े ही जय्यद किस्म के हमारे सहाफी इस्लामाबाद में हैं, ग्राउंड पर हैं वो, और उन्होंने पहले मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन पिम्प से रिलेटेड दी वो दुरुस्त निकलती थी हमेशा। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है पिम्प। निमोनिया का क्या है? उन्होंने कहा कि शायद कोई निमोनिया से रिलेटेड भी इंजेक्शन इमरान खान साहब को दिया गया या दिया जाना चाहा, और इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया किसी भी ट्रीटमेंट को। वो ट्रीटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन वो किसी भी डील करके बाहर रहने को वो डिनाई कर रहे हैं। ये उन जर्नलिस्ट साहब की जो खबर है, कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, इसकी जिम्मेदारी मैंने ले सकता। ये अगले 24 घंटों में बहुत सी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, तो फिर हम कर सकेंगे। अभी इतना ही है, फिर मुलाकात होती है आपके साथ, दोबारा आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।